स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। सभी साथी आज की इस क्लास से जुड़ जाएंगे। आज हम जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी का क्वेश्चन पेपर का सभी प्रश्नों का आज हम आंसर देखेंगे। यानी जेएसएससी की जो परीक्षा री एग्ज़ाम जो हुई थी 21/9/2024 को, अगर 21/9/2024 को आप एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आपका पेपर 2 आप हिंदी लिए थे तो सभी 100 प्रश्नों को मिला लें और अपने उत्तर की जांच कर लें, क्योंकि उत्तर का एक पेपर आपको साथ में मिला भी होगा, क्योंकि आप जब उत्तर वहाँ जब एग्ज़ाम में बैठकर दे रहे होंगे तो एक कॉपी आपको घर लाने के लिए भी मिला है, तो उससे आप मिला लें कि आप कितना सही किए हैं। तो चलते हैं सभी प्रश्नों को एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, भोज ने रस का मूल किसे माना है? भोज ने रस का मूल किसे माना है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अहंकार को माना है। भोज ने रस का मूल किसे माना है? तो अहंकार को माना है। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य विरतियां मानी गई हैं, यानी भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य विरतियां कौन कौन है? तो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य विरतियां 3 मानी गई हैं और वो 3 है पुरुषा, कोमल, उपनागरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 3 है, भारतेंदु मंडल के कवियों में से कौन से कवि सम्मिलित नहीं था? ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, सी है राधा कृष्ण दास और डी है राधा चरण गोस्वामी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें से कौन से कवि हैं जो भारतेंदु मंडल में शामिल नहीं थे? भारतेंदु मंडल में शामिल कौन नहीं थे? तो जगमोहन सिंह थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भी थे, राधा कृष्ण दास भी थे, राधा चरण गोस्वामी भी थे। तो मुझे इस प्रश्न में समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार इस प्रश्न का ये ऑप्शन सेट किया, क्योंकि जितने भी यहाँ पर कवि हैं सभी भारतेंदु मंडल के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, किसका मत है कल्पना और तर्क दोनों साथ साथ चलते हैं, पहला दूसरे को पीछे नहीं छोड़ सकता है, यह मत किसका है? प्रश्न नंबर 4 है, किसका मत है कि कल्पना और तर्क दोनों साथ साथ चलते हैं, पहला दूसरे को पीछा नहीं छोड़ सकता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका प्रश्न आप एक बार मिला लेंगे, क्योंकि इसका प्रश्न हम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, तो एक प्रश्न इसे आप देख लेंगे यह तर्क किसने दिया था। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मेला आंचल उपन्यास में किस चरित्र को देखकर कुत्ते दूर से ही पहचान लेते थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नागा बाबा, कालीचरण, सेवादास या बावन दास। तो बावन दास को देखकर लोग दूर से ही क्या करते थे? उनके चरित्र को देखकर, यानी बावन दास को देखकर कुत्ते भी दूर से पहचान लेते थे। प्रश्न नंबर 6 है, किसे छायावाद का जनक कहा जाता है? श्रीधर पाठक को, जयशंकर प्रसाद को, मुकुटधर पांडे को या सुमित्रा नंदन पंत जी को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? किसे छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 7 में चलते हैं। आधे अधूरे नाटक में पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है? अब यहाँ पुरुष पात्रों की संख्या कितनी है पूछ दिया है, और आधे अधूरे नाटक में सबसे पहले तो पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3, पुरुष 4, ये तो 4 पुरुष हो गए। प्लस में सर्वप्रथम जब नाटक प्रारंभ होता है तो एक काले सूट वाला आदमी का आगमन होता है, काले सूट वाला आदमी का आगमन होता है, तो 4 1 5 हो गया। और एक और पात्र है महेंद्र नाथ का, क्या कहते हैं, पुत्र जो है अशोक। तो कितना हो गया? टोटल 6 पात्र हो गए, यानी ये 6 पात्र इसमें आए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 पात्र इसमें आए हैं। प्रश्न नंबर 8, वाक्य रसात्मक काव्यम यह कथन किसका है? वाक्य रसात्मक काव्यम यह कथन किसका है? ये भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित यह प्रश्न है, आपका सिलेबस में लगा हुआ था। भारत, भामा, विश्वनाथ या जगन्नाथ? तो वाक्य रसात्मक काव्यम जो है विश्वनाथ जी का ये कथन है। प्रश्न नंबर 9 में चलते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी आधुनिक काल के प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल जी आधुनिक काल के प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक मानते हैं? आपको पता होगा कि रामचंद्र शुक्ल जी आधुनिक काल को 3 उत्थानों में बांटे हैं, तो प्रथम उत्थान वो कब से कब तक मानते हैं इसे आपको देखना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी आधुनिक काल की जो शुरुआत है वो अगर इसको देखा जाए ईस्वी में तो 1868 ईस्वी से मानते हैं। 1868 ईस्वी में अगर 57 जोड़िएगा तो आपका संवत आ जाएगा।
तो इसका सही जवाब है संवत 1925 से 1950। प्रश्न नंबर 10 में चलते हैं। सभी प्रश्न आप मिला लेंगे, आप कितना सही किए हैं। आपको एक जो अंक उत्तर आप जो दिए हैं उसका एक पत्र आपको मिला है घर में लाने के लिए, आप उससे आप मिलान कर ले कि आप कितना सही किए हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से कौन सा एक अज्ञेय का काव्य संग्रह नहीं है? इनमें से कौन सा काव्य संग्रह एक है जो अज्ञेय का नहीं है? इतलयम बिल्कुल है, आत्मा की आंखें, महावृक्ष के नीचे, या बावरा अहेरी। तो बावरा अहेरी भी उनका है, इत्यलम भी है, महावृक्ष के नीचे भी है, लेकिन आत्मा की आंखें उनका नहीं है। आत्मा की आंखें उनका नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मा की आंखें। ये किनकी रचना है? ए रामधारी सिंह दिनकर की काव्य संग्रह है आत्मा की आंखें। तो इसमें नहीं छाटना था, इसका सही जवाब था आत्मा की आंखें। प्रश्न नंबर 11 में चलते हैं। बतरस लालच लाल की मुरलीधारी लुकाए, ये किसका दोहा है? तो यह प्रसिद्ध दोहा जो है ये रसलीन का है, केशव का है, बिहारी का है, या देव का है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह जो दोहा है यह बिहारी जी का है। किनका है? बिहारी जी का यह दोहा है। प्रश्न नंबर 13 में चलते हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य किसने माना? बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोक मंगल की साधनावस्था किसने माना? तो बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है लोक मंगल की साधनावस्था। प्रश्न नंबर 14 में चलते हैं। हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने के लिए किसने प्रस्ताव पेश किया था? तो हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव है वो श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया था। अपने उत्तर को सभी मिलाते जाएंगे। प्रश्न नंबर 15 है, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? तो भाषा की लघुत्तम इकाई जो है वो ध्वनि है। क्या है? ध्वनि है। प्रश्न नंबर 16 है, अनुमतिवाद किसका सिद्धांत है? तो अनुमतिवाद जो है वो सिद्धांत है शंकुक जी का। किनका है? शंकुक जी का। प्रश्न नंबर 17 में चलते हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह निबंध किनका है? और बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है, और यह जो निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्यानिवास मिश्र जी का ये प्रसिद्ध निबंध है। प्रश्न नंबर 18 में चलते हैं। रेत समाधि किनका उपन्यास है? रेत समाधि, तो रेत समाधि किनका उपन्यास है? तो यह उपन्यास गीतांजलि श्री जी का है, रेत समाधि उपन्यास है। प्रश्न नंबर 19 में चलते हैं। खड़ी बोली में खड़ी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो खड़ी बोली में खड़ी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो लल्लू लाल ने किया था। प्रश्न नंबर 20 में चलते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से क्या अभिप्राय है? भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहृदय। क्या किससे अभिप्राय है? तो सहृदय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न नंबर 21 में चलते हैं। किस संप्रदाय में कृष्ण को वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये निम्बार्क संप्रदाय में ऐसा है कि श्री कृष्ण के वामांग में राधा के साथ कृष्ण की उपासना का विधान है। प्रश्न नंबर 22 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, रासो काव्य परंपरा में गेव काव्य कौन सा है? तो रासो काव्य परंपरा में जो गेव काव्य है वो कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो रासो काव्य परंपरा में जो गेव काव्य विशलदेव रासो है। कौन सा है? विशलदेव रासो है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रश्न नंबर 23 में चलते हैं। किस कवि की कविता की हृदय विधकता के लक्ष्य करके नावक के तीर कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और एक प्रकार से जो विद्यार्थी तैयारी किए होंगे उसके लिए यह प्रश्न बहुत ही आसान था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहारी लाल। क्या हो जाएगा? बिहारी लाल। प्रश्न नंबर 24 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से किसने जासूसी उपन्यास की दुनिया में इतनी ख्याति प्राप्त की कि लोगों ने इनके उपन्यास पढ़ने हेतु क्या किए? तो पढ़ने हेतु हिंदी सीखी। तो किसने जासूसी उपन्यास में ख्याति प्राप्त करने वाले कौन है, अर्थात जासूसी उपन्यास के जनक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल राम गहमरी, यानी गोपाल राम। पूरा ऑप्शन देना चाहिए था, ऑप्शन भी कट कर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा, तो मेरी जीवन यात्रा जो है वो राहुल सांकृत्यायन जी की क्या है? तो आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 26 में चलते हैं। मेरी असफलताएं रचना किस विधा की है? तो मेरी असफलता ये जो रचना है वो क्या है? तो आत्मकथा है। क्या है? यह एक आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 27 में चलते हैं। सिंहावलोकन
के रचनाकार कौन है, ये पूछा है। तो सिंहावलोकन के जो रचनाकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है, इसके रचनाकार कौन है, तो यशपाल जी हैं। कौन है, यशपाल जी हैं। सिंहावलोकन एक क्या है, तो एक आत्मकथा है। यशपाल जी की ये क्या है, आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 28 में चलते हैं। थोड़ा सा इसका ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देना चाहिए था, यानी पेज की बचत की गई यहाँ पर, यानी कम पेज में सारे प्रश्नों को हटा दिया गया है। थोड़ा सा स्पेस रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। चलिए ठीक है, जो भी है। अगला प्रश्न है, हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ हुआ है। तो हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ जो है भारतेंदु युग से ही हुआ, लेकिन इसका कह सकते हैं कि विकास का युग जो है उस शुक्ल युग में संपूर्ण विकास हुआ था, लेकिन इसका जो प्रारंभ है वो भारतेंदु युग से ही हो गया था। प्रश्न नंबर 27 में चलते हैं। मेरा जोबना नवेल रा भाइयों है गुलाल, कैसे घर दीनी बकस मोरी गाल। यह काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है। मेरा जोबना नवेल रा भाइयों है गुलाल, कैसी घर दीनी बकस मोरी माल। तो यह जो प्रसिद्ध काव्य पंक्ति अमीर खुसरो जी की है। किनकी है, अमीर खुसरो जी की है। प्रश्न नंबर 37 में चलते हैं। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम देखना है। रचना काल के अनुसार, अब चलिए क्या करके देखते हैं। एकांतवासी योगी का जो रचना काल हो जाएगा, कितना हो जाना चाहिए, 1886। उसके बाद चलते हैं आपका श्रांत पथिक का क्या हो जाएगा, एकांतवासी का हो गया। श्रांत पथिक का क्या हो जाएगा, तो श्रांत पथिक का हो जाएगा 1902। ये हो जाएगा श्रांत पथिक का, इसको मिला लेते हैं। श्रांत पथिक का हो जाएगा 1902। उसके बाद है आपका उज्जड़ ग्राम का क्या हो जाएगा, उज्जड़ ग्राम का हो जाएगा 1889। और एक बच गया सांध्य आंटन का हो जाएगा 1918। अब देखिए सबसे पहले कौन आया, 1886। कौन आया, 1886। सबसे पहले एकांतवासी योगी होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मिला लेंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा, 30 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। प्रश्न नंबर 31 में चलते हैं, मिलान करने वाला है। तो हो सब कभी केर पछी लगा, ये किनका है, यह जो पंक्ति है मलिक मोहम्मद जायसी की पंक्ति है। अगला, कबित विवेक एक नहीं मोरे, कबित विवेक एक नहीं मोरे, ये तुलसीदास जी की ये क्या है, पंक्ति है। अगला, प्रभु जी हो पतिनन को टेको, प्रभु जी हो पतिनन के टेको, ये सूरदास का है। अब तो अजपा जपू मन मोरे, ये किनका है, तो ये मलुकदास जी का है। तो इसमें कबीरदास का पंक्ति नहीं है। ऑप्शन में देख लीजिए, क का क्या हो जाए, क का ब और ख का द, क का ब ख का द। देखिए ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, क का ब ख का द, ये ए में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। प्रश्न नंबर 32 में चलते हैं। अब यहाँ स्थापना है और कथन और कारण है। हृदय सहित समाज में उत्पन्न होने वाला हर व्यक्ति सहृदय और सामाजिक होता है, बिल्कुल सही है। इसीलिए साहित्य शास्त्र में उनकी किसी गुण या लक्षणों का उल्लेख नहीं किया गया है, ये सही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए सही है और क सही है, ख गलत है। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 33 में चलते हैं। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान के नायक हैं। सुजान कुमार किस सूफी, यानी इसमें से किस सूफी रचना के वो क्या है, नायक हैं। तो याद रखिए सुजान कुमार जो है चित्रावली के नायक हैं और चित्रावली क्या है, नायिका हैं। प्रश्न नंबर 34 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथ्यू आर्नल्ड की नहीं है। कल्चर एंड अनार्की उन्हीं का है। लिटरेचर एंड डोगमा ये भी है। एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट ये भी उनका है। द कॉकटेल पार्टी ये उनका नहीं है। ये किनका है, ये इलियट जी का है, टीएस इलियट का है, टीएस इलियट जी का है। तो ये उनका नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 34 का ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 35 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक रीति मुक्त कवि है। तो रीति मुक्त कवि कौन है, तो बोधा है, क्योंकि बिहारी रीति सिद्ध हैं। देव और भूषण आपके हो जाएंगे रीतिबद्ध में, तो बोधा क्या है, तो रीति मुक्त कवि हैं। प्रश्न नंबर 36 में चलते हैं, यानी 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 36 में है, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना
12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। यह भक्ति काल के संदर्भ में यह कथन किनका, ये जो प्रसिद्ध कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रश्न नंबर 37 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक मोहन राकेश का नाटक नहीं है? अब इनमें से कौन सा एक है जो मोहन राकेश का नाटक नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया। चलिए मिला लेते हैं इसको। प्यालियां टूटती हैं, लहरों का राजहंस, अंडे के छिलके, अंधेरे बंद कमरे। अब देखिए यहाँ पर जो है प्यालियां टूटती हैं ये इनका एकांकी है, लहरों का राजहंस नाटक है, अंडे के छिलके एकांकी है और अंधेरे में बंद कमरे ये उपन्यास है। तो यहाँ हमको लगता है कि ऑप्शन जो भी है ना, अगर इसका अगर ऑप्शन देखा जाए तो एकांकी जो है नाटक जैसा ही होता है। तो इस हिसाब से इसमें जो उपन्यास है वो बिल्कुल अलग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंधेरे बंद कमरे, यानी 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 38 नंबर प्रश्न है, हिंदी गद्य रूपों में सबसे प्राचीन माना गया है। तो हिंदी गद्य रूपों में सबसे प्राचीन किसे माना गया है? तो हिंदी गद्य रूपों में राजस्थानी गद्य को सबसे प्राचीन माना गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39, रानी केतकी की कहानी किस शैली दृष्टि में है? यानी रानी केतकी की कहानी शैली की दृष्टि से है। तो ये दुखांत है। क्या है? दुखांत है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? दुखांत है। प्रश्न नंबर 40 में चलते हैं। प्रेत बोलते हैं किसका उपन्यास? प्रेत बोलते हैं, तो प्रेत बोलते हैं ये राजेंद्र जादव जी का उपन्यास, यानी 40 का ये हो जाएगा। 41 में चलते हैं। दिव्या उपन्यास किसकी रचना है? तो दिव्या उपन्यास जो है यशपाल की रचना है, यानी 41 का 20 सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। 42 काम करे तो बेटा। प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? तो ब्रह्म राक्षस जो है मुक्ति बोध की क्या है? कविता है। प्रश्न नंबर 44 में चलते। आरा मसीहा किसकी कृति है? तो आरा मसीहा आवारा मसीहा, आवारा मसीहा किसकी कृति है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी के है, यानी 44 का भी ए हो जाएगा, 43 का भी ए हो जाएगा। 45 में चलते। रुकोगी नहीं राधिका किनका उपन्यास है? रुकोगी नहीं राधिका ये उषा प्रियवंदा की है। देखिए 43, 44, 45 सबका जवाब क्या है? ए ऑप्शन है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 46 में चलते। मदन मोहन किस उपन्यास का पात्र है? मदन मोहन, तो मदन मोहन किस उपन्यास का पात्र है? तो परीक्षा गुरु का पात्र है। किसका है? परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र है मदन मोहन। प्रश्न नंबर 47 में चलते हैं। कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, यह किसने कहा? कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा? तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, ठंडा लोहा किसकी रचना है? ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो ठंडा लोहा जो है धर्मवीर भारती की रचना है, यानी 48 का ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 में चलते हैं। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य क्या माना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को। किसे माना है? जनसाधारण के जीवन और प्रकृति को। प्रश्न नंबर 50 है, उपनिवेश में स्त्री आलोचनात्मक रचना किसकी कृति है? उपनिवेश में स्त्री, उपनिवेश में स्त्री ये प्रभा खेतान की है। किनका है? ये प्रभा खेतान जी की रचना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 51 की ओर चलते हैं। अब मिलान करने वाला पुनः आ गया है। निम्नलिखित भाषाविदों और उनके ग्रंथों को सम्मिलित करना है। सबसे पहले चलिए मिलाते हैं। कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु का क्या हो जाएगा? तो कामता प्रसाद गुरु का हो जाएगा हिंदी व्याकरण। हिंदी शब्दानुशासन किनका है? तो हिंदी शब्दानुशासन किशोरी दास वाजपेयी का है। यहाँ क का क्या है? तो क का ब है और ख का क्या है? तो ख का आपका द है। क का ब ख का द मिला लीजिए। अब देखिए क का ब ख का द, तो क का ब ख का द, तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 में चलते हैं। फिर से मिलान वाला आ गया है। तो 52 प्रश्न जो है मिलान वाला है। अब देखिए इसको मिलाते हैं। समाधिता, समाधिता किनका है? तो समाधिता जो है पंत जी की रचना है। सामधेनी दिनकर जी के है। गीत कुंज किनका है? निराला का है। प्रेम पथिक प्रसाद का है। तो कैसे चलेगा आपका? यहाँ देख लीजिए क का, अब यहाँ देखिए ऑप्शन के अनुसार चलना है। थोड़ा सा ये च छ च अंग च छ कर दिया, इसको क ख लेकर चलना है। ये ऑप्शन भी सही से नहीं दिया हुआ है ताकि विद्यार्थी को कंफ्यूजन हो गया। इसमें ऑप्शन देना चाहिए सही से। क ख ऑप्शन में आपका यहाँ क ख करके दिया है, जबकि इधर कुछ और दे दिया है। तब मिलाते हैं। चलिए इसको क ख ग घ लेकर चलना है, ठीक है। अब क का क्या हो जाएगा? क का स हो जाएगा, क का स। ख का क्या हो जाएगा? ख का अ हो जाएगा, क का स ख का य,
ठीक है। ग का क्या हो जाएगा, ग का द हो जाएगा, ग का द हो जाएगा देखिए, और घ का क्या हो जाएगा, घ का ब। तो ऑप्शन नंबर ये इसका क्या है, तो सही जवाब है। क्या है, सही जवाब है। प्रश्न नंबर 53 में चलते हैं। निम्न में से सही अनुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। भारत भारती, यशोधरा, साकेत, द्वापर। अब देखिए मिलाते करके भारत भारती का रचना काल क्या है, तो भारत भारती का हो जाएगा 1912, और इसी रचना पर इनको राष्ट्र कवि भी कहा गया है। चलिए साकेत क्या क्या हो जाएगा, साकेत 1931 हो जाएगा। यशोधरा हो जाएगा कितना, 1933 हो जाएगा, और द्वापर हो जाएगा 1952। तो देखिए सबसे पहले भारत भारती आएगा, फिर साकेत आएगा, फिर यशोधरा आएगा, फिर द्वापर। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 53 का ऑप्शन डी है। मिला लीजिए अपना उत्तर पत्र से, ऑप्शन नंबर क्या है, डी है किसका, 53 का, क्योंकि अक्सर इन्हीं प्रश्नों में गलतियां हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 54 में चलते हैं। निर्विकार में कौन सा समास है, निर्विकार में अव्ययी भाव समास है। प्रश्न नंबर 55 में चलते हैं। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर देखिए अपना से अपनापन बना है, तो ये अपनापन हो जाएगा, सर्वनाम से बनी है। अब कोष्टक में दिया गया चिन्ह किसका है, कोष्टक में दिया गया चिन्ह किनका है, योजक चिन्ह है, उद्धरण चिन्ह है, निर्देशक है, या हंस पद या पाद है। अब देखिए निर्देशक शब्द चिन्ह को हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। अब सबसे पहले चर्चा करेंगे किसका, योजक चिन्ह, बीच में जो डैश दिया रहता है उसको योजक चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह क्या होता है, ये होता है जो आप लोग जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा से क्लोज किया जाए, सिंगल इन्वर्टेड, डबल इन्वर्टेड जो बोलते हैं, वहाँ यहाँ तो वही चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह नीचे से रहता है, निर्देश करने के लिए नीचे दिया हुआ रहता है, इसे निर्देश किया रहता है, ऐसे करके करते हैं हम लोग। और आपका एक और है कौन, हंस पद या पाद त्रुटि परक का ये साइन होता है। तो यहाँ पर साइन कौन सा मैच कर रहा है, तो ये एक जो है उद्धरण चिन्ह है। क्या है, प्रश्न नंबर 56 का सही जवाब हो जाएगा उद्धरण चिन्ह, यानी 56 का बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 में चलते हैं। 57 प्रश्न है, चिन्ह पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है। अब पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ होता है शर्म आना, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चोरी पकड़े जाने पर आदमी को थोड़ा सा शर्म आता है, चोरी करते पकड़े जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, आपको अपने आप पर शर्म आएगा। तो इसका सही जवाब, चोरी पकड़े जाने पर भोला पानी पानी हो गया। आप चोरी में पकड़ाइएगा तो शरीर कैसा हो जाता है, पूरा शरीर पानी पानी पसीना आने लगता है, डर से भी शर्म से भी, क्योंकि इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा सब चली जाती है। अगला प्रश्न है 58, तो 57 का सही जवाब डी हो जाएगा, याद रखिएगा, चोरी पकड़े जाने पर भोला पानी पानी हो गया, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 में चलते हैं। ढक्कन शब्द का प्रत्यय है, ढक्कन में कौन सा प्रत्यय है, तो ढक्कन में अन है, ढक जोड़ अन ढक्कन। अगला है 59, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है, तो तत्सम शब्द यहाँ पर आपका कवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कवि। प्रश्न नंबर 60 में चलते हैं। किस वाक्य में संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी, तीर्थयात्री गंगा में स्नान करते होंगे, इसमें जो है संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग, संदिग्ध मतलब शक या संदेह कर सकते हैं, तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 61 में चलते हैं। महात्मा गांधी का देश सदैव आभारी रहेगा, यह इस वाक्य में किस तरह की अशुद्धि है, वाच्य प्रयोग अशुद्धि, पुनरुक्ति अशुद्धि, पदक्रम संबंधी अशुद्धि, या संयुक्त क्रिया की अशुद्धि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। यहाँ पर पदक्रम ऐसे चलता, देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, देश महात्मा गांधी का सदैव आभारी रहेगा, तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का सी। 62 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं, मूल दीर्घ स्वर, अब इसके बारे में बताते हैं। मूल दीर्घ स्वर होता क्या है, याद रखिएगा, जब दो मतलब एक ही स्वर आपस में जब मिलकर कोई स्वर का निर्माण करता है तो वो मूल दीर्घ स्वर होता है। जैसे आ है तो अ और अ के मिलने से ही आ बना है, तो आप यहाँ समझिएगा, मूल स्वर का मतलब होता है एक मूल स्वर जो है वो उसी मूल स्वर के मिलने से, ये मूल स्वर है, ये क्या है, मूल स्वर है। अब इसी मुंह के मूल स्वर के मिलने से जो स्वर बनता है उसे मूल यानी मूल दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल दीर्घ स्वर। तो आ बना है अ और अ से, यानी दोनों सेम स्वर, यानी दोनों मूल स्वर के मिलने से ही बना है, यानी दोनों एक ही मूल स्वर है। यानी मूल स्वर यानी मूल दीर्घ स्वर अर्थात समझ लीजिए कि जिसमें जो मूल स्वर है वो अपने ही मूल स्वर से मिलने से, यानी अ मिलने से आ बना। उसी पर अगर ई है जो यहाँ पर है, ये बड़ी ई है जो है, ये ई प्लस ई के मिलने से बना है, यानी छोटी से
बन गया। उसी प्रकार दुर्गा ऊ जो है ये भी है ऊ प्लस ऊ से बना, नहीं दोनों एक जैसा है। जबकि ओ जो है अ और ऊ से मिलकर बना, अ और ऊ के मिलने से क्या होता है ओ होता है, क्या होता है ओ होता है। यहाँ दोनों अलग अलग है, तो ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है, दीर्घ है लेकिन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 63 में चलते हैं। अंतर्ज र ल व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? जिसे अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं। नाक कौन सा शब्द है? नाक रूढ़ शब्द है। क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। अब नाक का खंड या टुकड़ा कीजिएगा क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द जिसमें दो शब्द मिलकर बनता है, जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय, यानी दोनों का अलग अलग करेंगे तो एक तरफ विद्या आ जाएगा, एक तरफ आलय हो जाएगा, दोनों का अलग अलग अर्थ है। और योग रूढ़ शब्द एक प्रकार समझ लीजिए, अगर आप बहुव्रीहि समाज पढ़े होंगे उसमें जितने भी शब्द आते हैं, जैसे दशानन, इसमें कोई विशेष अर्थ देता है, जब इसका हम तोड़ते हैं विशेष अर्थ का पता चलता है। 65 प्रश्न चलते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? तो संज्ञा सर्वनाम से जुड़कर जो नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं, और क्रिया के साथ मिलकर निर्माण करते हैं तो कृदंत प्रत्यय होते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66 में चलते हैं। उसी तपस्या से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सा अलंकार है? तो जहाँ पर आपको सा से सी नजर आवे वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? वहाँ पर आपका जो है आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 में चलते हैं, यानी 66 का ये हो जाएगा। 67 में चलते हैं। भाव जिसके हृदय में रहते उसे क्या कहते हैं? अरे जिसके हृदय में भाव रहते उसे क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्रय कहते हैं। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसके हृदय में भाव रहते उसे आश्रय कहते हैं। आलंबन किसे कहते हैं? सभी महत्वपूर्ण है। उद्दीपन किसे कहते हैं? या आलंबन जन्य उद्दीपन किसे कहते हैं? सभी महत्वपूर्ण है। हम सभी पर अभी आप चर्चा करके आपको बता देते हैं। तो पहला जानेंगे आश्रय। आश्रय जिसके मन में भाव रहते हैं, हृदय में भाव रहते हैं। आलंबन आपका हो जाएगा, आलंबन में आप समझ लीजिए जिसके कारण, यानी आलंबन कारण बनता है, भाव उत्पन्न करने का कारण बनता है। उद्दीपन क्या है? तो उद्दीपन सहायक तौर पर काम करता है। किस तौर पर काम करता है? सहायक तौर पर काम करता है। और आलंबन से उद्दीपन का क्या होता है? जन्म होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो यहाँ जो आश्रय है जिसके मन में भाव रहता है, और आलंबन क्या हो गया? जिसके कारण भाव उत्पन्न होता है। उद्दीपन एक प्रकार से सहायक का तौर पर काम करता है। अगर आप इससे संबंधित अच्छा जानकारी चाहिए तो आप मेरा वीडियो एक बार देख लेंगे, क्योंकि हमें सभी प्रश्नों को भी देखना है। 68 प्रश्न में चलते। प्रश्न नंबर 68 में, रोले दोहा और रोले के क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहा प्लस रोला के मिलने से कौन सा छंद बनेगा? तो कुंडलिया छंद बनेगा। प्रश्न नंबर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 69। अधोलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द है। अंतर्ध्यान सही है, अनुगृहित सही नहीं है, आध्यात्म अधीन। देखिए ऐसा यहाँ ये दोनों सही है, अनुगृहित में ये इसका बड़ी मात्रा होनी चाहिए थी, तो ये भी गलत है। अब अध्यात्म होता है, आध्यात्म नहीं अध्यात्म होता है, ये भी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें दो ऑप्शन सही है, तो इसे आप एक बार मिला लेंगे। प्रश्न नंबर 70 में चलते हैं। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इसमें नेपोलियन में कौन सा संज्ञा है? तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसमें आप जानते हैं जो किसी खास नाम की बात होती है। तो समुद्रगुप्त भारत का क्या है? नेपोलियन। इसमें क्या हो जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आगे चलते हैं। जहाँ समानता की बात संभावना के रूप में की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसको हम अपने तरीके से आपको बता। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, तो जहाँ संभावना व्यक्त की बात होती है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है? तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो 71 का क्या हो जाएगा? बी। 72 में चलते। मेला उपन्यास में प्यारो किसका नौकरी करता था? तो प्रशांत का करता था। प्रश्न नंबर 73। होरी ने भोला से कितनी कीमत पर गाय खरीदी थी? तो 80 रुपये, है ना, 80 रुपये पर गाय खरीदी थी। प्रश्न नंबर 74 में चलते हैं। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, 2 पैसे जहाँ किफ़ायत हो वहीं मुंह मारता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये मोतीराम का है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन आया। मोतीराम जो टीचर है राग दरबारी उपन्यास में,
आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका हो गया। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 74 तक हो गया ना, 75 प्रश्न में चलते हैं। अब 75 प्रश्न है, मधुआ कहानी किस कहानी संग्रह में सबसे संबंधित है? मधुआ कहानी। अब मधुआ कहानी अगर आप पढ़े होंगे हमारे यूट्यूब क्लास में या फिर हमसे नोट्स लेंगे तो आपको, मुझे लगता है मेरा नोट्स से लगभग 95% प्रश्न आए हैं। अगर सभी नोट्स जो पढ़े होंगे, सभी नोट्स जो पढ़े होंगे तो निश्चित है कि संतुष्ट होंगे और पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। और नोट्स लेकर अगर आप पढ़े नहीं होंगे तो फिर आप संतुष्ट कहाँ से हो सकते हैं। तो मधुआ कहानी किस कहानी संग्रह में से संबंधित है? तो ये आंधी कहानी। हम इस जब कहानी का जो नोट्स बनाए उसमें ये शामिल है, यानी इसको भी हम लाए थे। हमको पता था कि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हम एक भी तथ्य को छोड़े नहीं थे। प्रश्न नंबर 76 में चलते हैं। नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या किस समस्या से ग्रसित है? तो अकेलापन से। किससे? अकेलापन से ग्रसित है और वह राजकुमार के इंतजार में है। प्रश्न नंबर 77 में चलते हैं। अभिशप्त कहानी के अनुसार अमीनदोला पार्क किसे मकान के पास था? देखिए अब किसके मकान है, किसे कर दिया, किसके मकान के पास था? शुक्ला जी के, ज्वाला अहिर के, लेखक के घर के पास। या तीनों विकल्प गलत है। तो शुक्ला जी के घर के पास था, तो वहीं पर लेखक खुद गए थे उनके घर, क्योंकि शुक्ला जी का घर 2 मंजिला इमारत था और वहीं से वे अमीनदोला पार्क पर जो कह सकते हैं वहाँ का जो आयोजन हो रहा था उसे वहीं से क्या कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 78 में चलते हैं। मोहन राकेश का मूल नाम क्या है? ये देखिए, ये भी प्रश्न को हम जब मोहन राकेश का कहानी को लेकर आए तो उसमें इस प्रश्न को भी हम बता दिए, मतलब लेखक परिचय में ये चर्चा हम किए हैं, मदन मोहन गुगलानी। देखिए प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए हम एक भी तथ्य को छोड़े नहीं थे और देखिए सभी प्रश्न मिल रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। मिस पाल कहानी का उद्देश्य है। मिस पाल कहानी का उद्देश्य है संवेदनशील समाज में बदसूरत स्त्री की पीड़ा और उसके अकेलेपन की समस्या को दिखाना, एक स्त्री के स्वाभिमान को दिखाना, स्त्री पुरुष के संघर्ष को दिखाना, या तीनों विकल्प सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीनों विकल्प सही है, यानी 79 का डी हो जाएगा। 80 प्रश्न, दिल्ली में एक मौत कहानी के सेठ दीवान चंद कहाँ कहाँ के मशहूर शख्स थे? यानी कहाँ कहाँ के मशहूर शख्स थे? यहाँ कहाँ खाली हुआ, कहाँ के मशहूर शख्स थे? तो करोल बाग के मशहूर शख्स थे। प्रश्न नंबर 81 में चलते, वापसी कहानी के गजादर बाबू किस विभाग में सर्विस करते थे? रेलवे में। प्रश्न नंबर 82 में चलते हैं। ठाकुर का कुआं किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ठाकुर का कुआं जो है जागरण पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 83 में चलते हैं। डॉक्टर मुखर्जी कहाँ के रहने वाले थे? तो डॉक्टर मुखर्जी बर्मा के रहने वाले थे और वहाँ बर्मा से आने के वक्त उनकी पत्नी की मृत्यु भी हो गई थी। प्रश्न नंबर 84 में चलते हैं, यानी 83 का ये हो जाएगा। 84 में गांव के पंचों ने कितने रुपये और कितने मन अनाज का दंड होरी और धनिया पर लगाया था? तो 100 रुपये अनाज और 30 मन 100 रुपये दंड में और 30 मन अनाज। इसका सही जवाब जाएगा 84 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 100 रुपये का दंड लगाया था और 30 मन अनाज का भी दंड लगाया था। और जब पूछा गया था, जब उनको राय साहब द्वारा पूछा गया कितना तुम लोग दंड लगाए, तो झूठ में 80 रुपये बोले थे कि 80 रुपये दंड लगाए, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा 100 रुपये और 30 मन अनाज। प्रश्न नंबर 85 में चलते हैं। राग दरबारी का पात्र जो बद्री है वो कौन है? तो बद्री जो है वो वेद जी का क्या है? तो बेटा है। क्या है? बेटा है। प्रश्न नंबर 86 में चलते हैं। नीलम देश की राजकन्या कहानी के अंतर्गत कौन बहुत तत्परता से राजकुमारी को बहलाने में लगा है? तो किन्नरियाँ जो हैं वो बहुत ही तत्परता से क्या है? तो राजकुमारी को बहलाने में लगी हैं। प्रश्न नंबर 87 में चलते हैं। कौन सी भाषा आष्टिक समूह से संबंधित है? प्रश्न नंबर 87, कौन सी भाषा जो है आष्टिक समूह से संबंधित है? अब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब थोड़ा सा आप मिला लीजिएगा, इसका सही जवाब मिला लीजिएगा 87 प्रश्न का। प्रश्न नंबर 88 में चलते हैं। डोगरी भाषा कहाँ की बोली है? तो डोगरी भाषा जो है वो कश्मीर की बोली, याद रखिए किसकी बोली है? कश्मीर की, यानी 88 का ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 में चलते हैं। नवनीत शब्द का अर्थ है मक्खन, शहद, अमृत या अतीत से नया। तो मक्खन शब्द का एक और अर्थ क्या होता है? नवनीत शब्द का एक और अर्थ होता है मक्खन, मक्खन भी होता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 90 में चलते हैं, यानी 89 का ये हो गया। 90 राग दरबारी का पात्र गन्नाथ, यहाँ रंगनाथ होगा, रंग छूट गया है। अब रंगनाथ किस विषय पर शोध कर रहा था? तो इतिहास विषय पर शोध कर रहा था। जब इतिहास के खन्ना मास्टर को जब निकाल दिया गया, यानी इतिहास के खन्ना मास्टर जब क्या किए? इस्तीफा दे दिए,
तो प्रिंसिपल इनको कहा था तुम उसके स्थान पर ले लो, परंतु यह नहीं लेता है। तो रंगनाथ किस विषय पर शोध कर रहा था? तो इतिहास विषय पर। प्रश्न नंबर 91 में चलते हैं। उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? तो उत्तर भारत की जो खड़ी बोली है वो दक्षिण में दक्षिणी हिंदी के रूप में क्या हुई? तो विकसित हुई। प्रश्न नंबर 92 में चलते हैं। आधुनिक काल के द्वितीय चरण को किस काल की संज्ञा दी गई? तो आधुनिक काल के द्वितीय चरण को जो है, प्रथम चरण को पुनर्जागरण काल कहते हैं और द्वितीय चरण को कहते हैं जागरण सुधार काल। तो यहाँ पर थोड़ा सा जागरण सुधार, खाली सुधार काल है, तो जागरण सुधार काल ऑप्शन देना चाहिए था। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 92 का बी। प्रश्न नंबर चलते हैं 93। इनमें से कौन सा कवि दो युगों के संधि स्थल पर अवस्थित है? अब इस प्रश्न को भी आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, भारतेंदु हरिचंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनमें से कौन है जो दो युगों के संधि स्थल पर क्या है? विराजमान है। इसे आप थोड़ा सा मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। छत्र प्रकाश किसकी रचना है? छत्र प्रकाश किसकी रचना है? तो लाल कवि की रचना है। किसकी है? लाल कवि छत्र प्रकाश। प्रश्न नंबर 95 में चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? तो उन्होंने प्रथम कवि जो है वो मंझन को माना है, यानी मृगावती को उन्होंने प्रथम प्रेमाख्यान यानी सूफी रचना माना है और उसके रचनाकार को प्रथम प्रेमाख्यान या फिर प्रथम सूफी कवि माना है। तो 95 का डी हो जाएगा। 96 में चलते हैं। जामे रस कछु होत है, पढ़त ताही सब कोई, बात अनूठी चाहिए भाषा कोई होय। ये भारतेंदु हरिचंद्र जी का क्या है? ये पंक्ति है। प्रश्न नंबर 97 में चलते हैं। संतानवे नंबर प्रश्न है। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष है? तो ये 1800 है। प्रश्न नंबर 98 में चलते हैं। सुजान विनोद किनकी रचना है? तो सुजान विनोद देव जी की रचना है। प्रश्न नंबर 99 में चलते हैं। नियम और उपनियमों में ये बंधन टूक टूक हो जाएं, विश्वभर की पोषक वीणा के सब तार मुक हो जाएं। यह पंक्ति किनकी है? यह पंक्ति बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति है। और अंतिम में प्रश्न नंबर 100 है। कला और नैतिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो कला और नैतिकता का सिद्धांत मैथ्यू आर्नल्ड ने दिया। यानी 100 प्रश्नों को आप मिला लेंगे। सभी 100 प्रश्नों को हम लेकर आए और सभी 100 प्रश्नों को आप मिला लेंगे। आप कितना सही किए आपको मालूम चल जाएगा। और अब सीजीएल की परीक्षा हो गई है। अब सीजीएल की परीक्षा के बाद आपको बैठ नहीं जाना, आप लगातार तैयारी करते रहिए। आगे जो भी परीक्षा, आगामी परीक्षा जो आने वाली परीक्षा, उसकी तैयारी कीजिए। और बता दो कि जो भी विद्यार्थी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 है ना, बीपीएससी टीआरई 4 की अगर 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका विषय हिंदी है और टीजीटी पीजीटी से संबंधित आपको नोट्स जो है वो जो नोट्स है बहुत जल्द, यानी 1 तारीख से नोट्स, सारे नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे भारतीय विजन क्लासेस पर। अभी सभी नोट्स को हम बना रहे हैं। तब तक सभी साथी बीपीएससी से संबंधित जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोडेड है उसे देखिए, यानी संपूर्ण हिंदी साहित्य का वीडियो अपलोडेड है, उसे आप देखिए। क्योंकि बीपीएससी परीक्षा में हिंदी साहित्य से, ग्रामर से और अपठित गद्यांश जो है इसी से संबंधित सारे प्रश्न आते हैं। उसके तैयारी में अभी से लग जाइए। और साथ ही साथ जो भी विद्यार्थी हैं जो भारतीय विजन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। और वैसे विद्यार्थी जो जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, अगर आपका पेपर 2 हिंदी है, पेपर 2 क्या है, अगर पेपर 2 हिंदी लिए हैं, अगर इसका संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स चाहिए तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जहां पर मेरा नंबर दिया हुआ है, या फिर वहां पर भारतीय विजन क्लासेस का ऑफिशियल ग्रुप है टेलीग्राम का, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको किस प्रकार पीडीएफ प्राप्त होंगे आपको वहां बता दिया जाएगा। क्योंकि इस बार जो परीक्षा सीजीएल की परीक्षा हुई पेपर 2, इसमें हम देख रहे हैं कि लगभग सभी प्रश्न हमारे नोट्स से आ ही गए हैं। इसलिए आपको बता रहे हैं कि अगर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आप लेना चाहते हैं तो संपूर्ण जेएसएससी पेपर 2 हिंदी का संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स, हस्तलिखित अर्थात हम खुद से ही बनाए हैं, जितने भी पुस्तकों सभी पुस्तकों से बनाए हैं, उसे आप ले सकते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।